ठीक है भाई, हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और जिसमें हम तुम्हें हार्ट की फिजियोलॉजी बताए थे। हार्ट का काम क्या होता है? धड़कना। और एक बार सिकुड़ता था मतलब सिस्टोल, दोबारा फूलता था मतलब डायस्टोल, और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला के एक धड़कन कहा था, और कहा था कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। तो उस समय ये कहा था कि चूंकि 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में, इसलिए एक धड़कन को कितना समय मिलेगा? तो 60/72। आंसर 1 से तो कम ही आएगा। कितना आता था? 0.8 सेकेंड। ठीक। और हम तुम्हें बताते हैं कि जब कोई काम बार बार होता है, रिपीट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। देखते भी तो बार बार धड़कता होगा, बार बार सिस्टोल और डायस्टोल करता होगा, तो इसलिए हमने कहा इसी कहते हैं कार्डियक साइकिल। और ऐसा नहीं होता कि एक धड़कन के दौरान हृदय के चारों चेंबर एक साथ सिकुड़ जाए। अगर चारों चेंबर एक साथ, ऊपर वाले ऐसे 2 होंगे, एक बना दिया, ऐसे नीचे भी 2 होंगे, चारों चेंबर अगर एक बार सिकुड़ गए, एक साथ डायस्टोल कर गए, तो हमने कहा तो वही होगा जैसे हमारे पेट को हर तरफ से दबाओ, यहाँ से फट जाएगा। अगर एक तरफ सिकोड़ें, दूसरी तरफ रिलैक्स कर दें, तो पेट फटेगा भी नहीं और मज़ा भी आएगा, है कि नहीं? तो यही होता है कि एक धड़कन के दौरान भगवान चाहते हैं कि, अलग बात हो ऊपर वाले चेंबर में पहले सिस्टोल हो, पहले कॉन्ट्रैक्शन हो, नीचे वाले में तब ना हो, फिर नीचे वाले में हो तो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्शन ना हो। तो इस तरह से जो भी एक सीक्वेंस होता है घटनाओं का, इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो देखें भाई, एक कार्डियक साइकिल के दौरान होता क्या क्या? कुछ नहीं होता है। पहले वेंट्रिकल में कुछ बताएंगे हम, और फिर एट्रिया में चेंजेस बताएंगे। वेंट्रिकुलर चेंजेस पढ़ाएंगे। अब वेंट्रिकल में क्या चेंज होगी भाई? 2 ही बातें होनी है। एक बार सिकुड़ेगा अर्थात वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और अभी हम दिखाएंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में समय लगता है 0.3 सेकेंड का, और फिर दोबारा फूलेंगे अर्थात वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और समय लगा करेगा 0.5 सेकेंड का। ठीक है। फिर एट्रिया में परिवर्तन पढ़ाएंगे, एट्रियल चेंजेस पढ़ाएंगे। और एट्रियल में क्या क्या चेंज होंगे? तो चेंज तो वही 2 होने, एक बार एट्रिया सिकुड़ा करेंगे, एक बार दोबारा फूला करेंगे। एट्रियल सिस्टोल, और तुम्हें दिखाएंगे 0.1 सेकेंड का समय लगा करेगा, और एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड का समय लगेगा। तो कोई तुमसे पूछे एक कार्डियक साइकिल के दौरान हृदय के चारों चेंबर में सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो ऐसे मत करना सारे जोड़ दिए, पता चले 0.8 सेकेंड यहाँ खर्च होता है, 0.8 सेकेंड यहाँ खर्च होता है, टोटल मिला के 1.6 सेकेंड खत्म होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे सोचो 4 बच्चे हैं और चारों को नीट का पेपर देना है, उन्हें समझा दिया गया कि बेटा 3 घंटे का पेपर है, तो बताओ चारों बच्चे पेपर कंप्लीट कर लें, कितना समय लगेगा? 3 चौको 12 घंटे का समय नहीं दिया जाएगा। 3 ही घंटे के अंदर 4 के चारों बच्चे पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये संभव है कि किसी पहला बच्चा हो सकता है जूलॉजी से पेपर स्टार्ट करे, दूसरा बच्चा हो सकता है बॉटनी से, तीसरा बच्चा केमिस्ट्री से, चौथा बच्चा फिजिक्स से, फिर हो सकता है अगले पल इनकी आधा घंटे बाद फिजिक्स वाला जूलॉजी पा जाए, जूलॉजी वाला बॉटनी पा जाए, बॉटनी वाला केमिस्ट्री पहुंच जाए, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स पहुंच जाए। तो वो पेपर सॉल्व करने की अलग अलग फेज में हो सकते हैं, लेकिन 4 के चारों बच्चे उसी 3 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे। कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो चलो हम एक एक करके पढ़ाते हैं। हम पहले होना चाहिए एट्रियल चेंजेस, लेकिन बाई चांस हम हमेशा पढ़ाते हैं पहले वेंट्रिकुलर चेंजेस। देखो क्या क्या होता है वेंट्रिकल में चेंज। देखो भाई, अब कार्डियक साइकिल पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करते हैं, हम एक साइकिल बना लेते हैं।
ये है चलो साइकिल। ठीक है, ये है साइकिल। किसी एक जगह से चलना शुरू करते हैं और यहीं तक लौट के आने में समय कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड का लगा करेगा यहाँ से वापस यहीं तक आने में। ठीक, हम तुम्हें पहले वेंट्रिकल में चेंजेस पढ़ाएंगे, फिर एट्रिया में पढ़ाएंगे। कुछ नहीं, पहले वेंट्रिकल को सिकोड़ेंगे, सिस्टोल, फिर दोबारा फुलाएंगे। तो हम पहले सिकोड़ें, इससे पहले हम मान के चलेंगे कि वेंट्रिकल पहले से ही हमारे विश्रामावस्था में है, अर्थात रिलैक्स्ड कंडीशन में है, अर्थात डायस्टोल में। भाई जो चीज़ पहले पिचकाई होगी तो उसको दोबारा थोड़ी पिचका लेंगे। तो देखो जरा, ये है हमारा हार्ट, और इसी सरल से बना ले रहा डायग्राम। ठीक, चाहे हम इस तरफ पढ़ा दें और चाहे इस तरफ, बात एक ही होगी। ठीक है, हम इस तरफ पढ़ाएंगे। शरीर के अपर पार्ट से गंदा ब्लड कौन लाती थी? सुपीरियर वेना कैवा। शरीर के लोअर पार्ट से गंदा ब्लड कौन लाती थी? इन्फीरियर वेना कैवा। और ब्लड यहाँ आता था। फिर जो राइट एट्रियम था, इसका ब्लड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता था, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के अपनी अपनी साइड के फेफड़ों में जाता था शुद्ध होने के लिए। ठीक है, ऐसे हमने अभी डायग्राम बना दिया। ये भी कहा था कि इस वाल्व का नाम क्या होता था? अरे भाई, बाईं तरफ होता था बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिस्ट्रल वाल्व भी कहते थे, और दाईं तरफ होता था ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के दरवाजे पर अर्धचंद्राकार वाल्व होते थे। सेमी माने आधा, लूनर माने चंद्रमा, ऐसे होता था। तो अभी हमने मान लिया कि हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में, विश्रामावस्था समझता था, जैसे गांव में नहीं बचपन में पीटी करते थे, सावधान, मामला कड़क हो जाता था, विश्राम, मामला लूज हो जाता था। ये तो हम तुम्हें बता रहे थे कि अभी हमने मान लिया हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है, विश्रामावस्था की अवस्था में, जहाँ ब्लड वहाँ प्रेशर भी तो होगा। तो यहाँ हमने पढ़ाने की सुविधा के लिए यहाँ ब्लड प्रेशर मान लिया है अभी 10 mmHg। ये असली वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए। और ये है विश्रामावस्था में। तो हमने कहा था जहाँ वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर उतना ही कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी तुलना में यहाँ हमने प्रेशर मान लिया कम, 8 mmHg। यहाँ आयतन बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पढ़ाने की सुविधा के लिए मान लिया 12 mmHg। ठीक, अब खेल शुरू करेंगे। शुरू करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ का ब्लड है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, यहाँ का ब्लड प्रेशर कम है। ये जो ब्लड होगा वो इधर धक्का लगा रहा होगा, नतीजा ये वाल्व ऐसे अभी खुले रहे होंगे और ब्लड लगातार इधर आ रहा होगा। ये ब्लड अगर इधर धक्का लगाएगा तो वाल्व का काम ही होता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना, तो ये वापस नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये दरवाजे ऐसे बंद हो गए होंगे। अब शुरू कर रहे हैं। मान लो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे हम स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाली जो दीवार थी ये खिसक के पास में आएगी। ऐसी डायग्राम से बता रहे हैं। मान लो दीवार खिसक के यहाँ आ गई तो क्या हुआ? वॉल्यूम घट गया, अर्थात प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ का प्रेशर बढ़ते बढ़ते 8 के बजाय 9 mmHg हो जाए, 9 के बजाय 10 mmHg हो जाए, 10 के बजाय मान लो 11 mmHg हो गया। भाई ऐसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। जैसे ही यहाँ का प्रेशर इस एट्रिया की तुलना में ज़्यादा हुआ, ये ब्लड आता रहेगा कि वापस जाने की कोशिश करेगा? वापस जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। और जैसे ये वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये जो दरवाजे ऐसे खुले थे ऐसे तुरंत बंद हो जाएंगे, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। ब्लड वापस नहीं लौट पाएगा, बल्कि इस वाल्व से टकराएगा और ऐसे घुमड़ 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 करते हुए वापस लौट आएगा नाचते हुए। तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक के लिए
कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन ब्लड के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ना कहीं से ब्लड आ रहा है ना कहीं ब्लड जा रहा है। जितनी देर के लिए ऐसा हुआ, हमने इसको नाम दिया कॉन्ट्रैक्शन की इस अवस्था का नाम दिया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ लेकिन ब्लड का वॉल्यूम आइसो रहा, आइसो माने समान। ठीक, तो तुमको फिर जब कुछ हुआ ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे? हम तुम्हें बताएंगे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब यहाँ से ब्लड गया, वाल्व से टकराया, घुमड़ घुमड़ के नाचते हुए वापस चलाया। फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम में तुम्हें दो प्रकार का फ्लो पढ़ाया जाएगा, स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। जहाँ पानी घुमड़ घुमड़ करके नाचता है उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, और जहाँ पानी घुमड़ घुमड़ करके नाचता है वहाँ कलकल कलकल की आवाज़ आती है। भाई वाइब्रेशन माने होता है साउंड, चाहे वो गिटार के तार में वाइब्रेशन हो और चाहे किसी ड्रम के पर्दा में हो। तो बात ये है कि वाल्व जब ब्लड टकराया तो यहाँ वाइब्रेशन हुए, इसकी वजह से हम तुम्हें बताएंगे हृदय से एक आवाज़ आया करेगी जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहा करेंगे। ठीक, चलो और करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसा लगता है यहाँ तक हो गया था, और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये दीवार खिसक के और पास में आएगी। मान लो ये दीवार खिसक के यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई ये, तो वॉल्यूम घटेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लो 11 की बजाय 12 हो गया, 12 की बजाय 13 mmHg का हो गया। जैसे ही इस वेंट्रिकल का प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी की तुलना में ज़्यादा होगा, ब्लड इधर से धक्का लगाएगा, ये दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे और बड़ी तेज़ी से दरवाजे तो खुल जाएंगे, बड़ी तेज़ी से करता हुआ ब्लड बाहर निकलेगा। ऐसे ही तक कुकर में जब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ी तेज सीटी लगती है, तो हमने तुमसे कहा जितनी देर तक इस तरह से ब्लड बहुत तेज बाहर निकलता रहा, कॉन्ट्रैक्शन की इस फेज का नाम हमने दिया रैपिड इजेक्शन फेज। इजेक्ट माने बाहर निकलना होता है। तो इस तरह से काफ़ी ब्लड बड़ी तेज़ी से निकल गया। जैसे तुमने देखा हो साइकिल पंचर हो जाए या कुकर में ही सीटी लगे, काफ़ी हद तक तो गैस एकदम बड़ी तेज़ निकलती है, लेकिन कुछ इनर्सिया के चक्कर में, जड़त्व के चक्कर में हल्की फुल्की भी बाहर निकलते थे। हल्की फुल्की बाहर निकलती है, इसको हमने नाम दिया रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। क्या नाम दिया? रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। और इस तरह से ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्शन ऐसे पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोबारा फूलेगा, तो हम तुम्हें बताएं दोबारा फुलाना शुरू करें। जैसे तुमने फिजिक्स में सुना होगा कि ये पत्थर अगर ऊपर फेंका जाए कब तक ऊपर जाएगा? जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। और जीरो का क्या मतलब होता है? ऐसा लग रहा है जीरो हो जाए, इसका मतलब न तो ऊपर जा रहा होगा न नीचे आ रहा होगा कुछ पल के लिए। ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकली मान लो, प्रैक्टिकली नहीं होता है कि ऐसा लगता है कुछ पल के लिए हवा में रुक गया होगा, इसके बाद विपरीत दिशा में आएगा। तो वैसे ही होता है, सांस लेते तब भी ऐसे ही होता है। अब सर थोड़ी देर रुके हैं, ऐसे हर जगह होता है। तो सिस्टोल हुआ तो कुछ पल के लिए यही रुका रहेगा हार्ट, फिर दोबारा फूलेगा। तो जितनी देर रुका रहा था वो दोबारा फूलने से, अर्थात डायस्टोल से जस्ट पहले की अवस्था थी। प्राई माने अग्रिम। तो इस तरह से यहाँ पे तो सिस्टोल तो कंप्लीट हो गया था और इसको समय लगा था आधे से कम। पूरी साइकिल अगर यहाँ पे ख़त्म करते तो आधा समय लगता। हम जानबूझ के पहले ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पूरी साइकिल को 0.8 सेकेंड लगता था, तो इसको हम जानबूझ के कंप्लीट कर देते पहले, यानी कि 0.3 सेकेंड, आधे से भी कम समय दिया। अब ये कह रहे थे दोबारा फूले, उससे पहले कुछ देर के लिए रुका रहा हार्ट अपनी पोजीशन में। इस फेज का हमने नाम दिया
प्रोटो डायस्टोलिक फेज। प्री प्राई माने अग्रिम, डायस्टोल से पहले की अवस्था। अब चलो डायस्टोल शुरू होने जा रहा, यहाँ तक रुके थे और फूले और वेंट्रिकल फूले और वेंट्रिकल फूले। जैसे वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा, डायस्टोल होगा, यहाँ की आयतन बढ़ेगा, ऐसा लगता है। ये जो दीवार यहाँ तक आ चुकी थी, ये खिसक के वापस पीछे जाएगी। मान लो ये दीवार खिसकते खिसकते यहाँ के यहाँ आ गई, तो आयतन बढ़ा, प्रेशर घटेगा। हो सकता है प्रेशर घटते घटते 12 रह गया, हो सकता है प्रेशर घटते घटते 11 रह गया। सोचो, जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर का ब्लड प्रेशर इस पल्मोनरी आर्टरी की तुलना में कम हुआ, ब्लड वापस जाता रहेगा कि ब्लड जाता रहेगा कि वापस आएगा? ब्लड वापस, क्योंकि हाई से लो प्रेशर की तरफ आएगा। तो ये ब्लड जो निकल रहा था बाहर, वापस आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वापस आने की कोशिश करेगा, ये वाले दरवाजे जो खुले थे वो अब ऐसे बंद हो जाएंगे। ये दरवाजे ऐसे बंद हो जाएंगे। वाल्व का काम ही होता है। नतीजा ब्लड आ नहीं पाएगा, बस यहाँ आएगा, दरवाजे से टकरा के घुमड़ घुमड़ नाचने लग जाएगा। तो कुछ पल के लिए रिलैक्सेशन तो हुआ, लेकिन ना कहीं से ब्लड आ रहा है ना कहीं ब्लड जा रहा है। ब्लड वॉल्यूम के, ब्लड के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी देर तक ऐसा होता रहा, इसको हम कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक, बड़ी खास बात है कि हमने तुमसे कहा था कि किसी भी चीज़ से ब्लड टकराएगा, घुमड़ घुमड़ नाचेगा, और जहाँ वाइब्रेशन वहाँ साउंड। तो एक बार फिर इस बाल्ब से टकराने के चक्कर में हृदय से एक आवाज़ आएगी, और अभी हमने इसको नाम दे दिया S2, सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है ना? पूछी जाती है भाई कि फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है हमारे हृदय से? ड्यू टू क्लोजर ऑफ ये वाला वाल्व, इधर पढ़ा रहे होते थे ये वाला वाल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और सेकेंड हार्ट साउंड क्यों पैदा होती? इस वाले वाल्व से जब ब्लड टकराता है, अर्थात ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ठीक, चलो और रिलैक्सेशन करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक हो गया था, और रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन। जैसे जैसे रिलैक्सेशन वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्थात प्रेशर घटेगा। चलो हम समझाएं। ये लगता दीवार अब खिसक के एकदम किनारे आ गई, बाहर आ गई, अपनी पुरानी अवस्था में आ गई। तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा तो आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर हो सकता है घटते घटते 11 का बजाय 10 रह गया हो, घटते घटते 9 या 8 रह गया हो। जैसे ही यहाँ का ब्लड प्रेशर इस एट्रिया की तुलना में कम हुआ, बट धक्का मार रहा था, तो ये ढक्कन खुल जाएगा। ऐसे हर जगह होता है। मान लो कहीं दरवाजा है, एक तरफ से तुम धक्का मारो, एक तरफ से तुम्हारा भाई धक्का मारे, तो क्या होगा? जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो दरवाज़ा खोल लेगा, तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। और चूंकि यहाँ तो पहले ही इधर से ब्लड आके स्टोर हो रहा था, जैसे ही दरवाज़ा खुला 70% ब्लड बड़ी तेजी करते करते आके यहाँ से भरने लगा, वेंट्रिकल में भरने लगा। हालांकि 70% नहीं होता है, फ्लो रेट 70% बढ़ जाती है, लेकिन हम थोड़ा सरल करने के लिए, इसे समझाने के लिए कह देते हैं। तो लग रहा 70% ब्लड भड़बड़ भड़बड़ करते हुए नीचे आ गया। इस फेज का नाम दिया क्या? रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम दिया भाई? वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल में तो खून भर रहा है, इसलिए फिलिंग फेज का। पता तुम्हें 70% तो ब्लड चलो ऐसे आ गया, कुछ पल 25% अभी भी यहीं कहीं कोने वोने में पड़ा रहता है। लेकिन कुछ ब्लड ऐसा भी होता है, जब तक ये दरवाज़ा बंद था तब तक क्या हो रहा था कि ब्लड आता था, ब्लड को यहाँ स्टे करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। लेकिन इस समय दरवाज़ा खुला है, तो कुछ पल ऐसा भी होता होगा कि इन्फीरियर या सुपीरियर वेना कैवा का ब्लड जब आ रहा होगा, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है, वो सीधे यहाँ चला आएगा वेंट्रिकल्स में, सीधे, बिना यहाँ रुके हुए, बिना यहाँ स्टैसिस किए हुए। जितने
पॉइंट सेकंड तक ऐसा होता रहता है, उस फेज को कहते हैं फेज ऑफ डायास्टेसिस, फेज ऑफ विदाउट स्टेसिस। इसको कहते हैं फेज ऑफ डायास्टेसिस। ये 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। कार्डियक साइकिल की उस फेज का नाम बताओ जिसमें वेना कैवा का ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फेज ऑफ डायास्टेसिस। या ऐसे सवाल पूछा गया था, कार्डियक साइकिल की उस फेज का नाम बताओ जिसमें वेना कैवा, एट्रिया और वेंट्रिकल सिंगल चेंबर की तरह बिहेव करते हैं, फेज ऑफ डायास्टेसिस। ये सिंगल चेंबर की तरह बिहेव का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ से लेकर वहाँ तक वो कमरा है, बीच में कोई दीवार नहीं, तो हम यही तो कहेंगे यहाँ से वहाँ तक सिंगल चेंबर है। और अगर दीवार खड़ी कर दो तो कहेंगे ये कमरा, उसके बाद बीच वाला कमरा, उसके बाद सबसे बाहर वाला कमरा। तो इसमें कोई बीच में पार्टीशन तो है नहीं, यहाँ से यहाँ तक लगता है एक ही कमरा है, एक ही चेंबर है, ठीक है ना। अच्छा, तो 70% पहले आ गया, 5% ऐसे आ जाता है। वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरेगा उसका भी 25% बचा है। इधर क्या होता है, तुमने सुना था कि यहाँ एक नोड होती, क्या नाम बताता है, ऐसे नोड, इसमें बिजली पैदा होती। और जैसे ही बिजली पैदा होगी, जैसे हम ऐसे लेटे हैं, बैटरी से तार जोड़ के लाओ, मेरी टांग में छुआओ, क्या होगा, जैसे ही टांग में छुआओगे तुरंत इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें बिजली पैदा होती, पूरे एट्रिया की दीवार में फैल जाती और यहाँ इनमें हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो बचा हुआ 25% था ब्लड, वो भी बड़ी तेज़ी से नीचे आने लगता है। ऐसे ही होता हमने देखा है। साइकिल पंचर होती तो कुछ तो हवा कांटा लगते ही निकल जाती, कुछ बाद में हल्की फुल्की निकलती, लेकिन जब पंचर छुड़वाने जाओ तो वो टायर ट्यूब को दबा दबू के बाकी बची हुई हवा बाहर निकाल देता है। तो 25% ऐसे आ जाता है, बड़ी तेज़ी से आ जाता है। इसलिए इस आखिरी फेज का नाम होता है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। ठीक, इसको लास्ट कह दिया तो चाहे उसको फर्स्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। और इस तरह से कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। गौर से देखो, यहां से यहां तक ऐसा लगता वेंट्रिकल सावधान की अवस्था में थे, कॉन्ट्रैक्शन की फेज में थे, और यहां से यहां तक वेंट्रिकल रिलैक्स की अवस्था में थे, अर्थात विश्राम की अवस्था में थे। इसलिए हमने डॉट डॉट लाइन से बना दिया, ठीक ऐसे। अच्छा, तो तुम ये तो समझ गए होगे, पूरी कार्डियक साइकिल को लगता है 0.8 सेकेंड का समय, और ये जब अगर 0.3 का है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कितना हो गया, 0.5 हो गया होगा, ठीक। अच्छा, अब हम तुम्हें बताते हैं एट्रिया में कैसे कैसे चेंजेज होते हैं। अच्छी बात यह है कि एट्रिया में जो चेंजेज होते हैं उनको इतनी सब फेजेज में नहीं बांटा जाता, किसी किताब में नहीं मिलता है। जरा गौर से सोचो, यही है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड समय लगता है। ये जो लास्ट में 25% ब्लड बड़ी तेज आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि इसमें बिजली पैदा हो गई थी, और ऐसे नोड में बिजली पैदा होगा तो इसमें सिस्टोल हो जाएगा। जो लास्ट में आया था ये, उस साइकिल में देखा है ये, तो यही है एट्रियल सिस्टोल। ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक एट्रिया होते हैं सावधान की अवस्था में, कॉन्ट्रैक्शन की फेज में, और बाकी इतना सब विश्राम की अवस्था में होते हैं। बस खत्म हो गया, ये एट्रियल सिस्टोल हो गया, बाकी सब ये एट्रियल डायस्टोल हो गया। इस साइकिल को इसी ऊपर रखे तो लगता है, इसी दोनों में कंपेयर करें तो लगता है यहाँ से यहाँ तक यही है एट्रियल सिस्टोल। समय कितना बताया था थोड़ी देर पहले, 0.1 सेकेंड का, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये साफ नजर आ रहा है, ये एट्रिया विश्राम की अवस्था में है। पूरी कार्डियक साइकिल को देख के ये बताओ, अच्छा ऐसी कोई फेज है जिसमें एट्रिया भी विश्राम की अवस्था में हो और वेंट्रिकल भी विश्राम अवस्था में हो?
तो भाई यहाँ से यहाँ तक एट्रिया विश्राम की अवस्था में नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल नहीं है, लेकिन ये डॉटेड लाइन यहाँ पर भी है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर भी है। तो लगता है कि आधा समय ऐसा है जब हार्ट के चारों चेम्बर विश्राम की अवस्था में, ये यहाँ से यहाँ तक। इसी को कहते हैं फेज ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल, फेज ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। ये भी एक बार एम्स में होता था, पूछा गया था। अलग बात है कि अब अलग से नहीं होगा एम्स, लेकिन एक बार पूछा गया था ये कि कार्डियक साइकिल के दौरान कभी ऐसा होता है कि हार्ट के चारों चेम्बर एक साथ रिलैक्स्ड हों। हाँ, ये आधा समय ऐसा आता है जिसमें हार्ट के चारों चेम्बर विश्राम की अवस्था होते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो गई कार्डियक साइकिल। लेकिन हम तो बताएं, तुम्हें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, हम तो ये हार्ट साउंड समझाने के लिए थोड़ा सा बताते हैं, वरना तुम्हें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। तुम्हें कितना पढ़ना देखो ज़रा, तुम बस इतना याद रखना, ये सब फेजेस के चक्कर में मत पढ़ना, मगर उनके बिना हार्ट साउंड समझना मुश्किल होता है। तुम बस इतना जानो कि कार्डियक साइकिल के दौरान 3 फेजेस आते हैं बस। इतना। हाँ, अलग बात है कि हमने वेंट्रिकल को पहले पढ़ाया, लेकिन सच्चाई तुम भी जानते हो, पहले तो बिजली यहीं पैदा होगी, फिर वो बिजली होती थी जो यहाँ आएगी ऐसे, फिर ए बी बंडल से होते हुए और यहाँ से होते हुए। तो सबसे पहले वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया में होता है, फिर जाके वेंट्रिकल में होता है। इसलिए पूरी कार्डियक साइकिल की फर्स्ट फेज वास्तव में इसको कहते हैं, सेकेंड फेज ये है, और लास्ट फेज ये वाली कहलाती, ज्वाइंट डायस्टोल वाली कहलाती। ये इतनी बढ़िया है, जब तुम्हें ईसीजी पढ़ाएंगे तब भी इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो खत्म हो गई कार्डियक साइकिल। चल, एक छोटी सी हेडिंग पड़ी होगी कौन सी? हार्ट साउंड। बिली देखो जरा, हार्ट साउंड क्या होती है। यही होता हमारा दिल, आलिज बेल इधर ही करते हैं, ऐसे थोड़ा करते हैं आलिज बेल। और हम तुम्हें बताएं, डॉक्टरों के पास एक आला होता है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, कान में लगा के उसी से धड़कन सुनी जाती, धक 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 धक। चेस्ट की वो दीवार जो जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट होती है, इसको प्रीकार्डियम कहते हैं। भाई प्री माने अग्रिम, कार्डिया माने हृदय, इस पोर्शन को प्रीकार्डियम कहते हैं। और यहीं पर स्टेथोस्कोप रख के हार्ट साउंड सुनी जाती है। हार्ट साउंड के सुनने को आस्कल्टेशन कहते हैं, आस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप से अगर सुनी जाए तो इतनी हार्ट साउंड होती है। S1 ये कोई नया नाम नहीं, यस शब्द साउंड के लिए है, 1 माने फर्स्ट है, फर्स्ट हार्ट साउंड। लेकिन हमने एक अपनी तरफ से इसको नाम दिया है बहुत ही सुंदर, और उसका नाम हमने दिया है क्या? A2 नहीं, M1T1। ये बहुत बढ़िया नाम है। M माने मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व किधर होता था? बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है। और T माने ट्राइकस्पिड वाल्व, और 1 माने फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट हार्ट साउंड मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने की वजह से सुनाई प्रोड्यूस होती है। लेकिन तुम ध्यान करो, जब अभी कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी, ट्राइकस्पिड वाल्व कब बंद हुआ था? जैसे ही वेंट्रिकल में जस्ट सिस्टोल शुरू हुआ था। तो ये सिस्टोल की बिगिनिंग में सुनाई देती है, इसलिए इसको सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, ठीक है ना। चाहे इसको S1 कह दो, M1T1 कह दो, या सिस्टोलिक साउंड। पहला पॉइंट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और सुनने में होती कैसी है? कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? कैसा होता है? तो हमने तुमसे बोला कैसी कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखने का एक ऐसी फार्मूला बना दिया, L3DP। मतलब L माने लब,
एक तो लब 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 ऐसे सुनाई पड़ती। दूसरा एल माने लो पिच। आज क्या हो गया, लो पिच साउंड होती है। लो पिच समझते ना, जैसे मक्खी का विंग जो होता है वो 1 सेकंड में 190 बार फड़फड़ाता है, मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो बड़ी पतली आवाज़, भन्न की आवाज़ निकलती है। और तुमने ऑर्केस्ट्रा में देखे जो स्पीकर जिनके पर्दा बहुत बड़े बड़े होते हैं उनसे धम धम की आवाज़ होती है, क्योंकि पर्दा जितना बड़ा होगा वाइब्रेट उतनी कम कर पाएगा। फ्रिक्वेंसी लो होती है तो आवाज़ हमेशा भारी होती है, ये भारी आवाज़ होती है। और दूसरी लाउड, ये तेज सुनाई पड़ती है, लाउड साउंड होती है। और डी माने डल, ये स्पष्ट नहीं होती है, समझ नहीं आता लब बोल रहे, हब बोल रहे, बब बोल रहे, क्या बोल रहे। डल समझते ना, जैसे राहुल द्रविड़ से पूछो क्या हो गया, भाग क्यों आए, अरे फाप आ गया था, फाप आ गया था, फाप। हम लोग कहते हैं सांप आ गया था, राहुल जुड़ गए, फाप आ गया था, फाप। स्पष्ट नहीं बोल पाते, डल बोलते हैं। और पी माने प्रोलॉन्ग्ड, अर्थात थोड़ी लंबी सुनाई देती, लब 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 ऐसी। तो ऐसी होती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमने तुम्हें एक और हार्ट साउंड बताई थी, कौन सी, S2 मतलब सेकेंड हार्ट साउंड। और ये नाम बहुत सुंदर है, A2P2। ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के सेमिलुनर वाल्व के बंद होने के कारण प्रोड्यूस हुई थी। और ध्यान करो, ये तब होती जब प्रोटो डायस्टोलिक फेज के बाद, जैसे ही हमने वेंट्रिकल में डायस्टोल किया था, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड लौटने की कोशिश किया था, सेमिलुनर वाल्व बंद हो गए थे। तो जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल सुनाई पड़ती है, इसलिए इसको डायस्टोलिक साउंड भी कहेंगे, समझते ना। बस क्यों प्रोड्यूस होती बता चुके। और कैसे सुनाई पड़ेगी, लब टप, ये दूसरी वाली लब टप लब टप लब टप टप, बड़ी छोटी है तो ये शॉर्ट होती है, डप ऐसा लगता कान में चुभ रही हो। शार्प होती है और ये हाई पिच साउंड होती है, ठीक है ना। इस तरह से 2 हर्ट साउंड सुनाई पड़ती है, ये दोनों नॉर्मल हर्ट साउंड कहलाती है। और कभी कभी अगर ये तो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं, अर्थात 2 ही ऑडिबल साउंड होती हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोनोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोफोनोकार्डियोग्राफ, उससे जो है कभी कभी 4 सुनाई देने लगती। ECG नहीं बता रहे हैं, फोनेशन माने साउंड होता है एक्चुअली, उससे 4 पता की जा सकती है। हाँ, अगर किसी इंसान में इन 2 हर्ट साउंड के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे तो फिर वो हमेशा गड़बड़ साउंड कहलाती, मरमर कहलाती। मरमर ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट कहते चरमर की आवाज़ आ रही, तो अरे साइकिल से, मोटरसाइकिल से, चारपाई से, तखत से। एनी एबनॉर्मल साउंड ऑफ कार्डियक ओरिजिन इज कॉल्ड चरमर, यानी कि मरमर कहती है। क्या कारण हो सकता है जैसे मान लो ये हार्ट था, खूब देखा होगा तुमने ऐसे। कई बार क्या होता है, लड़के जो है हॉस्टल में सोचते लाओ तहरी बनाएं, और कुकर का ढक्कन बंद नहीं कर पाते। भाई कुकर का ढक्कन ठीक से बंद हो जाए तो ऐसी आवाज़ आती, ऐसे आवाज़ आएगी सीटी की। और लड़के जो है खुद ही ढक्कन है तो कुकर का ढक्कन कहाँ से बंद कर पाए, तो ढक्कन बंद करते हैं, सही से बंद नहीं होता है, तो ऐसे होता है पूरे 2 घंटा सीटी लगती रहती, ढक्कन ठीक से नहीं बंद कर पाए इसलिए। तो ऐसा ही होता है, सोचो ये वाल्व, या कई बार तुमने देखा होगा पापा दरवाजे लगवाते हैं, अगर वो बरसात के सीजन में दरवाजे चढ़वाएं तो भले वो दराज से दराज मिला दे मिस्त्री कारपेंटर, सूत से सूत मिला दे, 2 पल्ले के बीच में बिल्कुल दराज ना छोड़े, लेकिन जब तक मई जून की गर्मियाँ आती हैं 2 दरवाजे के बीच छोटा सा गैप हो जाता है, ऐसा लगता है पल्ले सिकुड़ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, कभी कभी ये हमारे पल्ले सिकुड़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती इन कस्प में, जिसकी वजह से ये सब बंद तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह ऐसे अच्छे वाले इंसान में ऐसे पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। अब मान लो ये वाल्व थोड़े सिकुड़ जाए, हम अब सिकुड़े कैसे, हम तो दूर हटा लिए, तो ये जब बंद होते तो ऐसे, लेकिन थोड़ा बहुत गैप रह जाता है इनके बीच। तो सोचो
जैसे ही यहाँ से ब्लड जाएगा तो ज़्यादातर ब्लड तो टकरा के लौट आएगा, लब की आवाज़ तो आएगी, लेकिन कुछ ब्लड यहाँ पतली धारा के रूप में बाहर भी वापस भी जाएगा। तो लब के साथ ऐसे ऐसा लगता है लीकेज की आवाज़ आएगी। ये लीकेज की आवाज़ ही मरमर है। समझते हो ना? कारण तुमसे पूछा जाएगा कि मरमर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? डिफेक्टिव लीकी वाल्व, ये सबसे बड़ा कारण होता है। कारण वैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो किसी के हृदय में सूजन आ जाए। अब ये है पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें रखा हृदय, ऐसे अच्छे वाले इंसान का हृदय से धड़कता रहता होगा। अब मान लो हृदय में सूजन आ जाए, हृदय का साइज बढ़ जाएगा, तो ये रगड़ने लग जाएगा ऐसे। तो कभी कभी लब डप के साथ साथ ऐसे घिसने की आवाज़ आती है, ये भी मरमर है। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट तो मरमर का कैरेक्टरिस्टिक सुन के ये पता कर लेता कि बीमारी कौन सी हो गई। बात समझते ना? चलो तो ये हमने तो बताई हार्ट साउंड। अब एक छोटी सी हेडिंग है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? हम लोग ECG पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वैसे हम तो बताएं, जिस मशीन से ये किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और इसमें कागज़ निकलता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुमने सुना होगा कि कहीं भी बिजली बहती है तो कुछ न कुछ पोटेंशियल का लीकेज होता रहता है। जैसे तुमने गांव में देखा हो, कभी कभी हाई टेंशन लाइन गुजर के जाती है, ऐसे मान लो ये बिजली का तार जा रहा है ना, अब इसमें तार में बिजली बह रही है। तो हम तुम्हें हमने सुना था ऐसा, भाई सच्ची घटना है कि नहीं पता नहीं, कि बिहार में एक कोई आदमी जो है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था पुल से, वहाँ अचानक थोड़ा तार लटकने लगा। बताते वो इंसान तार के पास खिंचा चला गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और 3-4 चक्कर लगाने के बाद प्लेटफॉर्म पे गिरा, जाके कोयला हो गया, एकदम भस्म हो गया, जल गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन होती है, और जब इसमें बिजली बह रही होगी तो ऐसा लगता है इसमें कुछ न कुछ लीकेज हुआ होगा, जिसके ऐसा लगता है इस तार के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया होगा, और हो सकता है ये इंसान इसकी रेंज में आ गया हो। ठीक ना? तो जहाँ बिजली बहती है वहाँ लीकेज होता है, तो हमारे अंदर भी लीकेज होगा। देखो जरा, ये है, यहाँ पर भी लीकेज होगा ना। ये हमने उस दिन तुम्हें बना के दिखाया था ऐसा, ठीक है। और ये कहा था कि यहाँ पर थी एक ऐसे नोड, ऐसे ही मसल फाइबर जो मॉडिफाई हो गए थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह इम्पल्स जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक आ गई थी, ऐसी एक गांठ यहाँ पर भी थी, और यहाँ से कुछ तार भी बनाए थे। फिर ध्यान करो, यहाँ से बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर निकाले थे, जिनके बंडल को क्या कहा था? AB बंडल। आधे इस तरफ आएंगे, लेफ्ट पुरकिंजे बंडल, आधे इस तरफ बनाए थे, राइट पुरकिंजे बंडल। अपेक्स पर जाने के बाद एक एक फाइबर अलग अलग कर दिया था। अब अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल नापा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है? सदा पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है, पोटेंशियल नहीं नापा जाता है। अगर ये लाइट 220 वोल्ट की है, इसका मतलब है पृथ्वी की तुलना में ये 220 वोल्ट की है, और अर्थ का कितना माना जाता है? 0, इसलिए डायरेक्ट बोल देते 220 वोल्ट की है। तो हम कह रहे थे कि कहीं भी बिजली बहती है, कुछ न कुछ लीकेज होता है, तो क्यों ना इस लीकेज को पता कर लें। जैसे मेरे पास एक वोल्ट मीटर होता, और सोचो उसका एक इलेक्ट्रोड हम ज़मीन में गाड़ दें और दूसरे इलेक्ट्रोड को मान लो यहाँ टच कराएं, तो अगर इसमें बिजली पैदा होगी तो माना कि ये बिजली इधर तो फैल ही जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोड से होते हुए यहाँ पर भी आएगी, और जैसे इसमें बिजली आएगी पॉइंटर ये तुरंत हिल जाएगा, है कि नहीं? इससे ये पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर बिजली पैदा हो रही। फिर अगर हम ये पॉइंटर यहाँ पर टच कराएं, फिर भी अगर इलेक्ट्रोड यहाँ पर टच कराएं,
फिर भी अगर हमारा हिल जाता है पॉइंटर तो हम समझ जाएंगे बिजली यहाँ से यहाँ तक आई होगी, यहाँ से यहाँ तक गुजरेगी। ऐसे हर जगह हम करेंगे। ऐसे तो होता है। जब तुमने देखा टीवी या रेडियो मैकेनिक आते हैं घर में, उनके पास भी ऐसी एक छोटी सी डिवाइस होती, ऐसे उसमें डिस्प्ले लगा होता है, देखा उसमें है कि नहीं। एक ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड होता था उनके पास, एक रेड कलर का इलेक्ट्रोड होता था, और उसमें फिर वो ऐसे टच कराते थे टीवी में जगह जगह पर, और जिससे ये पता कर लेते थे कि टीवी में शॉर्ट सर्किट है कहाँ पे, है ना। तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बता रहे पुत्र। तो इसमें क्या होता है, जरा बात को समझो। मान लो कोई मरीज आया और तुमने कहा, तुम डॉक्टर हैं, हमने तुमसे कहा बेटा इनका ईसीजी लेको दो। तुमने ऐसे वोल्ट मीटर लिया और हम तुमसे पूछे बेटा ये बताओ पॉइंटर हिल रहा था कि नहीं हिल रहा था, तो तुमको हाँ गुरुजी हिल रहा था, ऐसे हिल रहा था। दूसरा लड़का आके कहे नहीं गुरुजी ऐसे हिल रहा था। तीसरा लड़का आके कहे नहीं ऐसे हिल रहा था। तो हम किसकी बात मान ले सकते? तो क्या होता है, ये जो पॉइंटर होता है, जैसे मार्कर ना, इसमें इंक भरी होती है, इस तरह की इंक भरी हुई निडल का बना होता है, और इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है 90 डिग्री पर। और जो ये पूरा मशीन है, ये मशीन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे तुमने बचपन में रेडियो देखा हो। जो हमें दिखाई गई थी वो उसी तरह थी, रेडियो वाली। रेडियो जानते हो? पापा से पूछना, पापा दहेज में क्या मिला था, नाना ने क्या क्या दिया था। देखना पहले तो 50 बार घर आएंगे कि बुड्ढे ने लूट लिया, बाद में बताएंगे बेटा एक रेडियो मिला था, एक साइकिल मिली थी, पहले ऐसे ही मिलता था, ठीक है। ऐसे मर्फी का, बुश का, ऐसे रेडियो चलते थे पहले, ठीक है। शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ऐसे होता था, पीके पिक्चर की तरह। तो हम तुम्हें बताएं कि इस तरह की हमने मशीन देखी थी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाली। और इसमें क्या होता है, जैसे बिग बाजार वगैरह में शॉपिंग करने जाओ तो यार तुमने एसटीडी कॉल करने पहले पीसीओ पे जाते थे, तो उसमें कागज़ का रोल लगा होता था। इसमें ऐसे कागज़ का रोल लगा होता था, बता रहे। और ये जो कागज़ का रोल होता था, हम तो इसको फोल्ड किए ले रहे हैं, ना ऐसे पट्टी होती थी और इसका रोल बना दिया जाता था। और जैसे बिलिंग कराने जाते हैं, ये अंदर इसमें फिट होता था। अब ये मशीन से ऐसे बाहर धीरे धीरे बाहर निकलता है ऐसे, और इसी पे पॉइंटर टच करता रहता है। चलो बना के दिखाते हैं। मान लो ये है रोल कागज़ का, ठीक। ऐसे रोल, जैसे तुमने देखा हो ग्राफ पेपर के सवाल लगाते थे ना, ग्राफ पेपर पे बचपन में सवाल लगाते थे इस तरह से। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं ऐसे, और यहीं पर किसी एक जगह रख दिया, ये पॉइंटर टच करा दिया, मान लो यहाँ पर टच करा दिया, इसको बेस लाइन मान लो ऐसे। अब सोचो दूसरा इलेक्ट्रोड जैसे ही यहाँ टच कराया तो इसमें बिजली आएगी, बिजली आएगी, पॉइंटर हिल जाएगा, पॉइंटर हिल जाएगा, पॉइंटर हिल जाएगा, पॉइंटर हिल जाएगा ना। और मान लो हम बार बार टच कराएं, पॉइंटर हिलना ही बंद हो जाए, तो हम समझ जाएंगे बिजली पैदा होना बंद हो जाएगी। तभी तुमने देखा होगा पी 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 पी, समझ जाएंगे बिजली पैदा होना बंद हो गई, मरीज चप गया, इनकी मर गया, बस होता ना। इस तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिया जाता है। ये जो कागज़ निकलता है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और इस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो ग्राम कहलाता है। चलो हम तुमसे अलग से बना के दिखाएं। ये जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है, उसमें एक वेव ऐसे ऊपर को जाती है, फिर एक नीचे को आती है, फिर एक ऊपर को जाती है, फिर एक नीचे को आती है, ऐसे। ग्राफ पेपर के सवाल लगाए हों तो तुमने जानते हो कि इस बेस लाइन से ऊपर की वैल्यू प्लस में लिखी जाती है, नीचे की वैल्यू माइनस में लिखी जाती है। इसको अगर बेस लाइन मान ले तो ऊपर के ये फ्लक्चुएशन आया P, ये नीचे को आया Q, R, S और T। इतनी वेव्स आती है, इतनी बार पॉइंटर हिलता है।
हाँ, PRT को पॉजिटिव वेव्स कहते हैं और ये बेसलाइन के नीचे की है, इनको नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है ना। ECG लेते समय इस टाइप की जो मशीन थी, चूंकि पोटेंशियल नहीं नापा जाता, पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों कलाई पर एक एक ऐसे चिपका दी जाती हो। अरे तुमने कभी कभी 6 वोल्ट की बैटरी देखी हो, तार जोड़ने के लिए ऐसे बांधा नहीं जाता है, एक चिमटिया से आती है, चिमटी क्लिप आती है, वो ऐसे फंसा देते हैं। तो एक यहाँ एक यहाँ, इनकी दोनों रिस्ट पर और हृदय किस तरफ होता है, बाईं तरफ, इसलिए लेफ्ट एंकल पर भी एक क्लिप लगा दी जाती है। 3 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, एक बार एम्स में ही पूछा जाता था कि क्लिप लगाते तो उससे पहले जेली क्यों टपका दी जाती। भाई हमने देखा बैटरी में क्लिप लगाओ और अगर उसके बैटरी के इलेक्ट्रोड पर कहीं कार्बन आ गया तो हम लोग जब लगा देते हैं चिमटी, तब भी बल्ब नहीं जलता है, तब भी करंट नहीं आता है, तो फिर उसको कस के रगड़ते थे तब बिजली आती थी। तो वैसे ही होता है, ऐसे ही क्लिप लगा दी तो हो सकता है स्किन और क्लिप के बीच में कहीं गैप रह जाए, तो इसलिए जेली लगा दी जाती है जिससे वो गैप की भरपाई कर दे, अर्थात पोटेंशियल का कंडक्शन आसानी से हो सके। ठीक है ना। ऐसे 5 वेव आती हैं, PQRST। क्यों आती P वेव? भाई जैसे ही हमने सबसे पहले यहाँ पर रखा था, तब पहली बार बिजली आई होगी, तब पहली बार पॉइंटर हिला होगा, तो तुम समझ गए P वेव क्यों आएगी, ड्यू टू बिजली पैदा होना ऑफ ऐसे नोड, चाहे कह दो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड, चाहे कह दो डीपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे बिजली डीपोलराइजेशन को कहते हैं। अब जैसे इसमें बिजली पैदा हुई, ये बिजली पूरी दीवार में फैल गई होगी, दीवार में बिजली फैल जाए तो इसमें सिकुड़ जाएगा ये एट्रिया, तो कह दो P वेव दर्शाती है एट्रियल सिस्टोल को। तीनों की एक ही बात है, चाहे कह दो स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड, डीपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड या एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है। ठीक। ये जो QRS, ये तीनों वेव्स इतनी पास पास होती हैं कि ज़्यादातर इनको एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए इनको वेव न कह के QRS कॉम्प्लेक्स कह दिया जाता है। नाम कितना लंबा है, QRS। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कौन छोटा है, ये रास्ता भी तो बहुत लंबा है। समझ गए होगे। QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स को। AB नोड, AB बंडल, पुरके राइट लेफ्ट पुरकिंजे बंडल्स होते हुए वेंट्रिकल की दीवार तक के बिजली आने को दर्शाता है। और अगर एक बार वेंट्रिकल की दीवार में बिजली आ गई तो ये सिकुड़ जाएंगे। QRS कॉम्प्लेक्स कह सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाता है। T वेव क्या दर्शाती, अभी बता रहे हैं। तो इसको याद रखना है बड़ा आसान, जो अभी हमने तुम्हें कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी उससे याद रखो, ऐसे ही बताई थी। ये क्या बताया था, एट्रियल सिस्टोल। ये क्या बताया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या बताया था, जॉइंट डायस्टोल। और पहली कार्डियक साइकिल की फर्स्ट फेज तो यही थी। तो ऐसा लगता है P वेव इसको दर्शाती है, एट्रियल सिस्टोल को QRS इसको दर्शाता है, किसको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और T वेव दर्शाती है जॉइंट डायस्टोल को। इस तरह से ECG की तुलना में हम अपने हृदय की कंडक्टिंग टिश्यू की दशा पता कर लेते हैं कि कहीं इंटरप्शन है कि नहीं है। ये तो हमने तुम्हें स्टैंडर्ड ECG बताया, अब ज़्यादा डिटेल में है नहीं, वरना पहले ये भी बताया जाता था कि अगर P वेव इनलार्ज हो जाए तो क्या पता चलता है, Q वेव इनलार्ज हो जाए तो क्या पता चलता है, P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है अर्थात PQ इंटरवल क्या दर्शाता है। अब उतना डिटेल है नहीं सिलेबस में, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकल के बाहर आएगा। पता हम लोग पल्स क्यों देखते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लड पंप होता है तो आर्टरी में एक लहर दौड़ती है और इस लहर को यहाँ पर महसूस करते हैं, इसे कहते हैं नब्ज देखना, पल्स देखना। ये हार्ट रेट को ही करस्पॉन्ड करती है, उसी को दर्शाती है। तो जितनी बार वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा उतनी बार यहाँ से ब्लड की लहर दौड़ेगी। इस ECG में वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन दर्शाता है, QRS कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान का हम 1 मिनट तक लगातार ECG लेते रहें, ऐसी बना दे रहे टेढ़ा मेढ़ा मत सोच, तो 1 मिनट तक लगातार ECG लिया जाए और उसमें ये गिन लिया जाए QRS कॉम्प्लेक्सेस कितने बन रहे हैं,
जैसे एक ये बन रहा QRS कॉम्प्लेक्स, ये मान लो एक 2 बन रहा, एक मान लो ये तीसरा बन रहा, एक अगला चौथा बन रहा, 72वां बन रहा। तो अगर 1 मिनट तक लगातार ECG लिया जाए और उसमें QRS कॉम्प्लेक्सेस को गिन लें तो ऐसा लगता है हम इंसान की हार्ट रेट पता कर सकते हैं कि उस समय जिस समय उसका ECG लिया गया था उसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था। समझते ना? तो इस तरह से कहानी होती है ECG की। चलो, तो ECG कुछ नहीं होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स ही होता है। अब हम तुम्हें एक बात बता रहे थे कि हमारा दिल धड़का और जब दिल धड़केगा तो ब्लड बाहर पंप होगा। तो एक हेडिंग है कार्डियक आउटपुट। आउटपुट माने क्या होता है? जैसे मान लो पापा ने 30,000 रुपया खर्च किया तुम्हारे ऊपर कोचिंग पढ़ाने के लिए और नीट में नंबर है तुम्हारे 550। तो पापा द्वारा किया गया खर्च पैसा इनपुट कहलाएगा तुम्हारे ऊपर और तुमने जो बदले में उन्हें रिजल्ट दिया वो कहलाएगा आउटपुट। तुम्हारे द्वारा किया गया काम ही आउटपुट है। हृदय के द्वारा किया गया काम हृदय का आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट होगा। क्या होता है कार्डियक आउटपुट? तो हमने तुम्हें इसके लिए फार्मूला बताया है कि कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक या स्ट्राइक माने होता है ठोकर मारना। जैसे मान लो ये है हमारा हृदय, ये है हृदय, मान लो लबालब भरा है ब्लड से ना, और इसमें हम ठोकर मारे, देखें तो कुछ न कुछ ब्लड बाहर, मतलब पानी पंप आउट हुआ, ये तो करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन तुम जानते हो हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? 72 बार। अगर इसमें 72 ठोकरे मारे तो टोटल कितना पानी बाहर निकलेगा, वही कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। तो ब्लड पंप्ड बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। एक ठोकर मारने पर जितना ब्लड बाहर पंप होता है ये होता है 70 ml। ये सही वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू। और हृदय धड़कता कितनी बार? 72 टाइम्स पर मिनट। गुणा करोगे कितना आएगा? 5040 ml पर मिनट। ये हमें रटा रटाया पता है। अप्रॉक्स की बात करें, राउंड फिगर की बात करें तो ऐसा लगता है कि 5000 ml यानी कि 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है हमारा हृदय 1 मिनट में ना। ये होता है। तो ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और पता जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसकी वैल्यू बदल सकती है। ऐसे अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पहले स्टार्लिंग्स लॉ पढ़ाया जाता था हमें मेडिकल साइंस में, वहाँ पढ़ाया जाता था। और हार्ट रेट तो हर पल बदलती रहती है। अभी जरा से दौड़ के आओ दिल धक 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 करने लगता है, किसी को डांट दो धड़कन बढ़ जाती है। स्ट्रेस कंडीशन में धड़कन बढ़ जाती थी। समझो जरा, मान लो किसी इंसान की धड़कन 72 की बजाय 100 हो जाए तो बताओ कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? हैं? गुणा कर दो, 7 लीटर के आसपास हो जाएगा पर मिनट ना। तो इस तरह से हमारे शरीर में अपना कार्डियक आउटपुट बदल लेने की क्षमता होती है। तुम जानते हो जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उनकी तुलना में जो एथलीट्स होते हैं, जिम्नास्टिक्स होते हैं, बताते हैं उनका कार्डियक आउटपुट 2-3 गुना तक होता है एक सामान्य पुरुष की तुलना में। तो इस तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम और इनके गुणनफल को ही कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में हमारे हार्ट ने जितना भी ब्लड पंप किया जाता कहाँ है? तो हम तुम्हें बताएंगे कार्डियक आउटपुट का प्रति मिनट 15% ब्लड स्वयं जाता है ब्रेन को। भाई ब्लड तो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाएगा, वही तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले जाता है। लेकिन 10% ब्लड स्वयं हार्ट की दीवार को जाता है, 20% ब्लड किडनी को जाता है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लिखी है। और हम तो बताएंगे 25% ब्लड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जाता है और बचा हुआ चक्कर में ना पड़ो वो अदर बॉडी ऑर्गन्स को जाता है। ये 2 अंग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। किडनी इसलिए वहाँ से गंदगी निकाल के शरीर से बाहर निकाली जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके आते हैं। तो इसमें कम से कम ये वाली वैल्यू जरूर याद रखना। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे। चलो
कार्डियक आउटपुट के बाद ऐसी एक छोटी सी हेडिंग है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो भाई, ब्लड प्रेशर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, बोर्ड तो बहुत बड़ा है, तो एक यूनिट एरिया पर ये कितनी ताकत लगा रहे थे, यही कहलाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया अर्थात प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को नया चीज थोड़ी है। हाँ, ये अलग बात है, जैसे कोई ये गुब्बारा है और इसमें मान लो हवा भरी, तो हवा बाहर की तरफ एक फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएगी, तो ये कहलाएगा एयर प्रेशर। हवा द्वारा लगाएगा प्रेशर। मान लो किसी ड्रम में पानी भरा, तो ऐसा भी तो होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी ड्रम की दीवार पर एक फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे होंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? पानी द्वारा लगाया गया प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। हाइड्रस माने पानी तो होता है, और सोचो कहीं ब्लड भरा होता तो ब्लड द्वारा लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया ही ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि ब्लड प्रेशर कोई नया प्रेशर नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, जिसमें भरा है, हृदय में भरा है तो हृदय में ब्लड प्रेशर होगा, आर्टरी में भरा है आर्टरी में ब्लड प्रेशर होगा, कैपिलरी में भरा है कैपिलरी में, वेन में, जहां ब्लड वहां प्रेशर। ठीक है ना? तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। देखो भाई, और ये जो ब्लड प्रेशर है, इसको पढ़ाने की सुविधा के लिए हमने इसकी दो वैल्यू बनाई। ब्लड प्रेशर का फार्मूला बताया, कार्डियक आउटपुट इनटू वैस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट इनटू वैस्कुलर रेजिस्टेंस। भाई किसी भी गुब्बारे में प्रेशर कितना है तो एक तो डिपेंड करता है तुमने हवा कितनी भरी, और कई बार ऐसा भी देखा है कि हवा कम हो, गुब्बारे को अगर ऐंठना शुरू कर दे तो भी एक समय बाद फट जाता है, अर्थात उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, गुब्बारा फट जाता है। तो दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। और अभी बताए थे कार्डियक आउटपुट, स्वयं कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता था? स्ट्रोक वॉल्यूम अर्थात ब्लड वॉल्यूम, और दूसरा हार्ट रेट पर डिपेंड करता था ना। और रेजिस्टेंस माने क्या होता है? रेजिस्टेंस माने क्या होता है? बाधा, प्रतिरोध। कहा जाता है फिजिक्स में, तार जितना मोटा रेजिस्टेंस हो तो नहीं, तार जितना मोटा रेजिस्टेंस हो तो नहीं, ज़्यादा कम, हो गया ना कंफ्यूज? तो हम तो कहते हैं हमारी भाषा में बोलो कि रेजिस्टेंस माने होता बाधा अर्थात दिक्कत अर्थात परेशानी। और हम तुमसे पूछे कि सड़क जितनी चौड़ी चलने में दिक्कत उतनी कम होती है, क्योंकि तार में भी चार्ज पार्टिकल सरफेस पर ही फ्लो करते हैं। तार मोटा हुआ, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो तार जितना मोटा, रेजिस्टेंस बना हुआ बाधा, परेशानी, दिक्कत। और ये जो रेजिस्टेंस है कई चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1 इलास्टिसिटी, नंबर 2 विस्कोसिटी, नंबर 3 फ्लो रेट ऑफ ब्लड। एक एक करके सारे होता है। फ्लो रेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे सोचो, एक पाइप में पानी बहा रहा है, दूसरे पाइप में शहद बहा रहा है, कौन अच्छा कौन तेज बहेगा? पानी तेज बहेगा, शहद उतनी स्पीड में नहीं बह पाएगा, शहद को बहने में दिक्कत ज़्यादा होगी। मतलब जिन लोगों का ब्लड जितना गाढ़ा होगा उसमें फ्लो रेट कम होगी, इसलिए वहाँ दिक्कत ज़्यादा होगी, रेट ज़्यादा होगी। समझ ना? वैसे भी तुम सोचो, जैसे जो एक्सप्रेस वे हाईवे होते हैं वहाँ बड़ी तेज वाहन चलते हैं, मतलब फ्लो बहुत तेज होता है, इसलिए वहाँ कभी जाम नहीं लगता है, वहाँ रोड ब्लॉक नहीं होती है, वहाँ बाधा नहीं होती ज़्यादा। और जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं जहाँ सब्जी बिक रही, किनारे मूंगफली बिक रही, ठेला लगाए है, चूड़ी बेच रहा है, वहाँ लोगों को चलने में दिक्कत ज़्यादा होती, बाधा ज़्यादा होती ना। अच्छा, विस्कोसिटी सुनो, विस्कोसिटी हम तो बता रहे हैं, जैसे अभी कहा था कि पानी और शहद। अच्छा एक बात बताओ, पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड नंबर ऑफ आरबीसी किस में ज़्यादा होगी? मैदानी इलाके के लोगों को पहाड़ी इलाके के लोगों के? पहाड़ के जो इलाके के लोग थे उनके ब्लड में आरबीसी ज़्यादा होंगी।
मतलब ब्लड उनका गाढ़ा होगा, बहने में समस्या ज़्यादा होगी, दिक्कत ज़्यादा होगी। इसलिए पहाड़ी लोग जो होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हमारी तुलना में ज़्यादा रहता है। इलास्टिसिटी जैसे जानते हो तुम कि मान लो पापा ने मकान बनवाया, प्लम्बर ने अभी अभी नए नए पाइप फिट किए मकान में, टोटी खोलो बड़ा झमाझम पानी निकलता है। लेकिन अगर वो मकान 70-80 साल पुराना हो जाए तो पाइप के अंदर जंग लग जाती है। ये मकान अगर 70-80 साल पुराना हो जाएगा तो हो सकता है इन पाइप में अंदर साइड से पपड़ी जमना शुरू हो जाए, कोई चीज़ जमा होना शुरू हो जाए। अलग बात है थोड़ी देर बाद बताएंगे, ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कैल्शियम साल्ट हो सकते हैं, फाइबर हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है। तो इससे क्या होगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ब्लड को निकलने में दिक्कत होगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि बुढ़ापे में ऑटोमेटिक लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम तो पता है एक बार हम पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर नहीं देख रहे थे, खाना खा रहे थे और टीवी ऐसे देख रहे थे। गजनी पिक्चर की मेकिंग आ रही थी कि शूटिंग कैसे की गई। तो जब तक मेकिंग हमने नहीं देखी, लोग कहते थे कि आमिर खान ने बॉडी बनाने के लिए 20 अंडे खाए, 20 अंडे खाए प्रोटीन के चक्कर में। मेरा मन तो कहता था कि खबर गलत है, लेकिन फिर जब मेकिंग देख रहे थे तो उस पर न्यूज़ करके नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का आ रहा था कि आमिर खान ने बॉडी बनाने के लिए 20 अंडों की सफ़ेदी खाई। क्योंकि तुम भी जानते हो अंडे में जो पीला वाला पोर्शन होता है वो यॉक होता है, अर्थात वो फैटी कंपाउंड होता है, कोलेस्ट्रॉल रिच होता है। तो लोग कहा जाता है कि अंडे खाओ चलेगा, लेकिन वो पीला वाला पोर्शन हटा के, क्योंकि अगर पीला वाला पोर्शन ज़्यादा खाओगे तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, वो आर्टरी में वेंस में जमा होना शुरू हो जाएगा और हो सकता तुम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाओ। इस तरह से ये रेजिस्टेंस इतनी चीज़ों पर प्रभावित होता है। ब्लड वॉल्यूम सोचो ज़रा, तुम नए नए डॉक्टर बने, क्लिनिक में आ गया मरीज, तुमने सोचा आज कायदे का बिल बना लें, और तुमने आओ देखा न ताओ, जैसे ही क्लिनिक में मरीज आया तुमने सीधे ज़बरदस्ती उसको लिटाया और उसके खून की बोतल चढ़ा दी या ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। ठीक, लो, और तुमने ये भी नहीं पूछा कि बाबा कोई दिक्कत है कि नहीं। पता चला है कि बाबा के किडनी काम नहीं कर रहे थे, इनकी पेशाब बन नहीं रही थी, ऊपर से तुमने 1 लीटर ग्लूकोज और चढ़ा दिया या 300 ml ग्लूकोज चढ़ा दिया। तो क्या होगा, पेशाब जब नहीं बन रही थी बाबा की तो एक तो वैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा था और ऊपर से तुमने और वॉल्यूम बढ़ा दिया, एक तो करेला ऊपर से नीम भी चढ़ा दिया। क्या होगा, बाबा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें बताएं, जितने ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं बल्कि इनको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे बार बार पेशाब बने, इनको डायूरेटिक्स दी जाती है। भाई किसी भी गुब्बारे में से फालतू हवा निकाल दो, गुब्बारे के अंदर प्रेशर घट जाएगा ना, तो वैसे बार बार पेशाब बनेगी तो इनका ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल रहेगा, समझते ना। तो इस तरह से ब्लड वॉल्यूम का भी फर्क पड़ेगा। हार्ट रेट, सोचो जरा, कोई भी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उससे तुमने देखा होगा अचानक कभी खुशखबरी या दुखखबरी नहीं सुनाई जाती। अब पता चला तुम्हारे 80 साल के बाबा थे, ब्लड प्रेशर हाई रहता, तुमने कहा बाबा उस गाँव वाली बुआ जी खत्म हो गई। अब तुम्हारे लिए बुआ हैं, गैर हैं, उनके लिए तो बेटी है। उनका दिल कुलांचे मारने लगा, धक 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 धक। और क्या हुआ, पता चले बाबा मर गए। क्योंकि जब प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो कुकर फट जाता है, प्रेशर हाई हो जाए ट्रक का टायर फट जाता है, तो शरीर की औकात क्या। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो कभी कभी ब्रेन की खून की नसें फट जाती हैं। कहते हैं हमारे बाबा का ब्रेन हिमोरेज हो गया और मारे गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर, इसलिए तुमने देखा होगा जितने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं इनसे कहा जाता है चीनी मत खाओ, ज़्यादा नमक मत खाओ, क्योंकि चीनी या नमक खाने से वो सब जाएगा ब्लड में, ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा। ब्लड गाढ़ा होना नहीं चाहेगा तो वो आस पड़ोस से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ेगा। इनसे कहा जाता है खाना तो एक ही चीज़ खाओ, क्या, गम खाओ, गम खाओ। गम खाओ से पता ना, मतलब कूल रहो, टेंशन मत लो। इनको गुस्सा करने का अधिकार नहीं होता है। जितने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं इनसे नहीं कहा जाता बाबा दौड़ के दिखाओ, धड़कन बढ़ जाएगी। सीढ़ियाँ चढ़ने को नहीं कहा जाता, आराम से थोड़ी देर चलो, बैठ लो। तो इस तरह से हमने तो बताया ब्लड प्रेशर जो है कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना। हाँ, 2 कंपोनेंट होते हैं जो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
और जो इसकी वजह से कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? सिस्टोल मैंने सिकुड़ना था, जैसे मान लो ये हार्ट था और सोचो इसको पिचकाएंगे तो कुछ तो प्रेशर बढ़ेगा, सिकुड़ने से कुछ तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो सिस्टोल के दौरान जो अंदर का प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और मान लो बोतल ऐसे ही रखी है, आराम से रखी है डायस्टोल की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, तो तुम्हें क्या लगता है पानी बोतल की दीवार पे प्रेशर नहीं लगा रहा क्या? अभी भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा है विश्राम अवस्था में। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है इस समय, इसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर। और सिकोड़ते समय सिस्टोलिक प्रेशर, और सिकोड़ेंगे तभी ब्लड बाहर भी आएगा, इसलिए उसको पंपिंग प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो दो कंपोनेंट होते हैं, इसको रेस्टिंग प्रेशर, इसको पंपिंग प्रेशर भी कह सकते हो। इसलिए तुम देखा हो जब भी ब्लड प्रेशर लिखा जाता है ऐसे ही लिखा जाता है, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, दो वैल्यू लिखी जाती है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है भाई, पेट भी पिचकाओ तो कहते हैं भाई ज़्यादा नहीं दो फट जाएगा। सिस्टोलिक समय प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 100 से लेकर 140। और जो इसी वाला होता है इसकी वैल्यू कम होती है, 60 से लेकर 90 mmHg ऐसे होती है। हाँ, एवरेज बात की जाती है तो कह दिया जाता है सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। ये तो एवरेज वैल्यू है, ठीक, रेंज ये होती है। किससे नापते ब्लड प्रेशर? एम्स में पूछा गया था एक बार ब्लड प्रेशर नापने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम तो कहते हैं हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, तराजू सिस्टम, बैलेंस सिस्टम। जैसे हम लोग अमरूद खरीदने जाएं, क्या करता है, आलू खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, तो दुकानदार ऐसे थोड़ी कहता है भाई साहब झोला लेके आए हो भर लो। वो लोहे एक तराजू लेता है एक तरफ लोहे का बाट रखता है, दूसरी तरफ आलू रखता है। जैसे ही कांटा बीचों बीच में आता है वो समझ जाता है कि आलू या अमरूद का वजन 1 किलोग्राम हो गया। हमेशा नोन चीज़ से अननोन चीज़ के बारे में पता किया जाता है। केमिस्ट्री में भी टाइट्रेशन वाले अगर तुमने कभी प्रैक्टिकल किए हो, नोन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता किया करते थे, है ना? ऐसे किया जाता हमेशा। होता क्या है, तुमने जो ब्लड प्रेशर देखा हो, नापने वाली मशीन आती है जिसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ऐसा होता है। उसमें ऐसे रबर का ब्लैडर होता है, ठीक। इसका संबंध एक पंप से होता है जिससे हवा भरी जाती है। ये जो पंप लगी होती है इसमें अंदर वाल्व होता है जिसकी वजह से हवा अंदर जा सकती, बाहर नहीं आती। तो हाँ, बाहर निकालनी होती है, यहाँ एक नोब टाइप की लगी होती है, ये इसको लूज कर दो तो हवा निकल आती है। अब जब हवा भरते होंगे तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना हो गया नापने के लिए इसका संबंध एक पैमाना से, एक स्केल से कर दिया जाता है, ऐसे। इस स्केल में मरकरी भरा होता है, Hg, मरकरी समझते ना, ऐसे। और डायरेक्ट मिलीमीटर में निशान लगे होते हैं, ऐसे। यहाँ पर 100, 110, 120 ऐसे ही बता रहे, 130, 140, 150, 160, ऐसे 170, 180। मान लो यहाँ पर 180 है और यहाँ कहीं पर 120 ऐसे बता दिया, ठीक। ये जो रबर का ब्लैडर है इसको मजबूती देने के लिए इसके ऊपर जीन का कपड़ा चढ़ा रहता है, वो बात की बात है। अब तुम सोचो, हमारे यहाँ से खून का पाइप गुजरता है हृदय से निकल के, ऐसे एल्बो पर इसकी एक ब्रांच से अंगूठे की तरफ चली जाती है रेडियल आर्टरी, एक लिटिल फिंगर की तरफ चली जाती है अल्नर आर्टरी, मगर आर्म को ब्रैकियम कहते हैं, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले इस खून के पाइप को ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ से ऐसे हृदय से ब्लड आया हुआ है, यहाँ से गुजरेगा, हृदय से ब्लड आया हुआ गुजरेगा, तो डॉक्टरों के पास आला होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वो कान में लगा के यहाँ रखते हैं। अगर यहाँ से ब्लड ऐसे गुजर रहा तो उनको कान में खट 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 की आवाज़ सुनाई देगी। अब क्या किया जाता है, यहीं पे ना ऐसे लपेट दिया ये ब्लैडर,
हवा जैसे जैसे भरोगे ये टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो एक तरफ तो हवा भरते जाते हैं, दूसरी तरफ स्टेथोस्कोप रख के आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही आवाज़ यहाँ से सुनाई देना बंद हो जाती तो मान लिया जाता है कि मेरे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से गुजरने वाले ब्लड के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, इसलिए ब्लड गुजर नहीं पा रहा। फिर इस नोब से गैस बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे गैस बाहर निकलती होगी ये ब्लड ऐसे लूज हो जाएगा। तो पहले हवा भरी, हवा भरी, हवा भरी, तो हवा तब तक भरते रहते हैं जब तक आवाज़ सुनाई देना बंद ना हो जाए। मान लो हमने 160 तक भर दी, ठीक। अब इधर स्विच खोलते, हवा बाहर निकलेगी, प्रेशर घटेगा तो ये मरकरी लौटना चाहेगा। ये हो सकता है लौटते लौटते 150 पे आ गया होगा, 140 पे आ गया होगा, 130 पे आ गया होगा, 120 पे आ गया होगा। जिस प्रेशर पर तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, ब्लड तो निकलने की कोशिश कर ही रहा था, तो जिस प्रेशर पर पहली बार यहाँ खट सुनाई दे हम समझ जाते हैं कि इस समय मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर, मेरे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाए गए प्रेशर के बराबर हो गया। इसी कह दिया जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक कैसे नापा जाता कठिन है, तो अभी नहीं समझ पाओगे। मशीन का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और इस तरह से ब्लड प्रेशर को सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने नापा था घोड़े में। हाँ, ये कह रहे थे कि रेंज है ये एवरेज वैल्यू। हम रेंज जानबूझ के बताते हैं क्योंकि अब घर घर गांव गांव सबको ब्लड प्रेशर पता हो गया और मेडिकल स्टोर पे खूब डिजिटल आने लगे। अब वो स्फिग्नोमैनोमीटर, अब पता है तुम्हारे 80 साल के बाबा हैं, तुम खरीद लाए मेडिकल स्टोर से स्फिग्नोमैनोमीटर और तुमने कहा बाबा लाओ तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करें, और तुमने नापा और मान लो बाबा का निकल आया 140/80। तुम चिल्ला पड़े बाबा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, फटने वाले हो। लो भैया, अच्छे खासे बाबा थे, तुमने उनको टेंशन दे दी, उनका दिल धक 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 करने लगा, उनका हार्ट रेट बढ़ गई और मतलब मर गए। तो इसलिए ऐसे कभी नहीं कहा जाता है, पास हो तो ना, ऐसे नहीं बोला जाता है। एक्चुअली हम तो बताएं किसी का ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, इस प्रेशर को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हर पल बदलता रहता है। अभी जरा सा दौड़ गया हो धड़कन बढ़ जाएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट दो चीज़ों निर्भर करता था, हार्ट रेट और ब्लड वॉल्यूम पर। किसी की डांट दो तो भी धड़कन बढ़ जाएगी। ये तो हर पल बदलता रहा। हाँ, ये वाला जल्दी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि किसी को कंटा मार दिया तो खून पानी पानी हो गया, पतला हो गया, रेजिस्टेंस घट गया, ऐसा नहीं होता है। किसी डांट तो पतले पपड़ी जम गई अंदर, तो ये जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर ये भी चेंज हो जाए तो समझ जाना सचमुच में अब नॉर्मल कंडीशन आ गई। तो ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं इतनी जल्दी बोला जाता है कि कब हाई है कब लो है। बार बार चेक करो, पहली बात समझो ना, बार बार चेक करो। तभी तुमने देखा होगा जब अच्छा खासा डॉक्टर कोई होता है, किसी और कोई मरीज आता है तो जैसे ही ब्लड प्रेशर चेक करने की बारी आती है, डॉक्टर क्या करता है, हमेशा मरीज से बात करने लगता है। और रामशंकर, तबीयत तो पहले से ठीक लग रही भाई, खांसी में तो आराम है। हाँ डॉक्टर साहब है तो। और तुम्हारी ससुराल वहाँ है ना कानपुर में? डॉक्टर साहब कानपुर में। अरे वही तो हमारी ससुराल है। ऐसे करके बातों में लपेट लेते हैं डॉक्टर साहब, जिससे मरीज का ध्यान हट जाए बीमारी से और उसकी धड़कन सामान्य हो जाए। क्योंकि कई बार देखा गया कि जैसे ही वो स्फिग्नोमैनोमीटर निकाला और मरीज मान लो अनपढ़ है तो उसके तुरंत अंदर अंदर दैया तौबा होने लगता है, हे भगवान कहीं कोई बड़ी बीमारी निकल आए, कोई मुसीबत ना हो जाए। तो धड़कन पता नहीं ऐसे ही बढ़ जाती है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहने के लिए ब्लड प्रेशर को बार बार नापना चाहिए। ये रेंज जरूर याद रखना। हाँ, अगर किसी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से भी कम हो जाए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से भी कम हो जाए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस लो रेंज से भी लो हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। बार बार नापने पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस हाई रेंज से भी हाई हो जाए तो फिर इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन, अर्थात ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। पास होता ना, ऐसे बोला जाता है। कई बार तुमने देखा हो गांव के लोग कहते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। आवाज़ भी नहीं होती, आदमी को मार भी डालता है। कई बार सुना होगा लोग कहते हैं हमारे बाबा बड़े शंकर भगवान के बड़े भक्त थे और आज वह मंदिर में पूजा करने गए और वहाँ शंकर भगवान ने अपनी गोद में सुला लिया।
शंकर भगवान ने नहीं सुला लिया। हुआ क्या कि शाम को तो अरे मम्मी से अर्थात उनकी बहू से कहा सुनी हो गई। वो चाहती थी ये वाली दाल बनाओ, मम्मी ने बना दी ये वाली दाल। उनको अंदर अंदर गुस्सा आ रही। वो गए तो पूजा करने, वहाँ ऐसे करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता है नमः शिवाय तो चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा चल रही है, दिल को लांचे मार रहा है और खून की नसें फट गई और बाबा चंप गए, मतलब मर गए। तो वास्तव में शंकर भगवान ने गोद में खिलाया कि सुला लिया कि किसी ने मार डाला? किसी ने मार डाला। कौन रिस्पॉन्सिबल है अब ये हम नहीं बताएंगे, तुम खुद समझो। तो इस तरह से इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। चल ब्लड प्रेशर को इसके बाद ब्लड प्रेशर में एक छोटी सी बात कभी कभी और पूछी जाती थी। एक छोटा सा शब्द होता है पल्स प्रेशर। ये क्या होता है जरूर नहीं, बस ऐसे जान लो। पल्स प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटा दो। ये एवरेज बात करें 120 होता है, ये एवरेज बात करें 80 होता है। कितना आएगा 40 mmHg। ये इतना होता है। एक बार बहुत समय पहले ऐसे ही पूछा गया था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर में क्या अनुपात होता है, तो अपने आप ही समझ जाओगे। ये होता है 120, ये होता है 80, ये निकला अभी 40। चारों को 40 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 3:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी खत्म हो गई पल्स प्रेशर की। चलो एक छोटी सी बात है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। चाहे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। अच्छा ये बताओ, हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक था कि मायोजेनिक? मायोजेनिक था। हार्ट को धड़कवाने के लिए बिजली नर्वस सिस्टम से नहीं आती थी, स्वयं हृदय की मसल्स में पैदा होती थी। और स्वयं पैदा होती थी, इसलिए हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल कहलाता है, क्योंकि ऑटो माने सेल्फ होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा हृदय ऐसे तो अपने आप धड़कता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी हार्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी हार्ट रेट को घटा भी सकते हैं। ऐसे तो वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, नॉर्मल हार्ट रेट स्वयं होती रहती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। एक बात बताई थी हमने तुम्हें, शरीर की किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए दो ही सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, जब रेस्पिरेशन रेट बताई थी तब हमने बताया था कि उस न्यूरो, समझ गए ना, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन रेट तो प्योर न्यूरोजेनिक एक्टिविटी थी, लेकिन आज कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कंट्रोल किया करेंगे। और अब दोबारा नहीं बताएंगे। ध्यान करो, उस दिन जब ब्रेन बना के दिखाया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में, तो कहा था सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम सेरेब्रम सेरेब्रम, सारा भ्रम सारा भ्रम सारा भ्रम। उसको तो कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटी कहा था। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी को दो पार्ट बताए थे, या तो हाइपोथैलेमस या मेडुला कंट्रोल करता था। फिर उस दिन ये भी कहा था कि किस इनवॉलंटरी एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस, किस इनवॉलंटरी एक्टिविटी को मेडुला कंट्रोल करेगा। ध्यान करो, कहा था हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल। जो काम स्वतः हो और काल्पनिक हो, अर्थात जिसका सबूत ना मिले, उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, और जो काम स्वतः हो और सबूत भी मिल जाए उसको मेडुला कंट्रोल करेगा। कहा था जैसे पसीना आता है अपने आप आता है, सबूत मिलता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, इसका तो स्वेटिंग को मेडुला कंट्रोल करेगा। सांसें चलती अपने आप चलती हैं, सबूत मिलता, पेट ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब मेडुला कंट्रोल करता है। वोमिटिंग होती है, मेडुला कंट्रोल करेगा। हार्ट रेट होती है, दिल हमारा हमारे कहने से धड़कता है, अपने आप धड़कता है, स्वतः धड़कता है। हम तो कितनी बार कह चुके बेटा आराम कर लो, जब से पैदा हुए तब से मेहनत कर रहे हो, हमारी बात नहीं सुनता है, अपने आप धड़कता है। इसका मतलब वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। और लेकिन धड़कन को
छू के महसूस किया जा सकता है, स्टेथोस्कोप से सुन के महसूस किया जा सकता है, अर्थात इसका सबूत मिलता है। तो जो काम स्वतः होते हैं और सबूत मिल जाए हमेशा मेडुला कंट्रोल करता है। तो हार्ट रेट को भी मेडुला कंट्रोल करता है। तो हमने यहाँ पर ऐसे बताया 3 तरीके से हार्ट रेट को कंट्रोल करना दिखाएंगे। बाई ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बाई हार्मोन्स, और तीसरा बाई टेम्परेचर। ये वैसे ही बता दिया मौज के लिए। तुमने देखा हो कई बार हम लोग डॉक्टर साहब के पास आएंगे, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा, और डॉक्टर साहब लेते कलाई पकड़ लेते हैं। हम लोग सोचते बड़ा बदतमीज डॉक्टर है, हमको बुखार आने हमने की बात कही, ये छू रहा हमको। ऐसे होता क्या, पल्स देखते हैं, 3 उंगलियों से देखा जाता है। यहाँ से अंगूठे की तरफ जो आर्टरी होती है, यही वाली रेडियल आर्टरी, इसी में जर कैसे महसूस किए जाते हैं। और अगर अच्छे वाले इंसान का हृदय कितनी बार धड़कता था, 72 बार। अगर पल्स 1 मिनट तक देखी जाए और 72 के बजाय 82 पर मिनट हो जाए, यानी कि 10 पर मिनट बीट अगर बढ़ जाए, धड़कन बढ़ जाए, तो इसका मतलब होता है इतनी इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया। समझते ना? तो इससे अंदाज़ा लग जाता है हाँ बुखार है कि नहीं। अच्छे वाले इंसान का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था बॉडी टेम्परेचर, और तब उसकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए थी, 72। अगर वो 82 हो जाएगी तो वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर को बताती है। इस तरह से ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये अभी नहीं बताएंगे। जैसे मान लो ये ब्रेन है, और हम तुम्हें बताएंगे कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से नर्व निकलती हैं, और वो शरीर के प्रत्येक अंग तक सूचना ले जाती हैं। ऐसी कोई नर्व, मान लो नर्व माने होता है बिजली की केबल, और उसके अंदर जो महीन कापर वायर होते हैं वो नर्व फाइबर होते हैं। मान लो ये कोई नर्व है, अब हो सकता है इसके बहुत से कापर वायर, मान लो कोई कापर वायर है, नर्व फाइबर है, सूचना हो सकता है यहाँ लाता हूँ। लेकिन इसी नर्व में कुछ ऐसे भी कापर वायर हो सकते हैं जो सूचना किसी इंटरनल ऑर्गन की दीवार में ले जाए। तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्स को, बिजली को इंटरनल ऑर्गन की दीवार तक लाते हैं, वही बिजली की तार मिलकर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ये स्वयं 2 प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक। अब बहुत डिटेल में तो अभी नहीं बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं, ये ब्रेन तक, हार्ट तक सूचना जिस बिजली की केबल के थ्रू ले जाते हैं, उसका नाम है एंटीरियर थोरैसिक नर्व। नर्वस सिस्टम वाले दिन बताएंगे कि मान लो कोई ये ऑटोनोमिक पाथवे है, एक नर्व आई और नर्व फाइबर आया, उसकी लंबाई खत्म होगी तो दूसरे के साथ जंक्शन बना दिया जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच जो भी जंक्शन होते हैं वहाँ एक केमिकल निकलता है एसिटिलकोलिन। लेकिन सेकेंड नर्व फाइबर और इस इंटरनल ऑर्गन के बीच जो जंक्शन बनता है, यहाँ पर कौन सा केमिकल निकलता है? अगर यहाँ पर एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन निकल रहा है तो हम समझ जाते हैं ये पूरा पाथवे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और अगर यहाँ पर भी एसिटिलकोलिन निकलता है तो हम समझ जाते हैं पूरा पाथवे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं, यहाँ से कौन सा केमिकल निकलेगा? एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन। और ये क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर
जिस बिजली की केबल के द्वारा हृदय तक पहुंचते हैं उसको कहते हैं 10वीं नर्व, 10th cranial नर्व अर्थात वेगस नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के अंत में कौन सा केमिकल बताया था? एसिटिलकोलिन। और ये हार्ट रेट को घटाता है। बात समझ ना? इस तरह से हार्ट रेट को, माना कि हमारे जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो ऑटो जनरेटेड होती है, ऑटो रेगुलेटेड होती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर हमारी बॉडी हार्ट रेट को बढ़ा और घटा सकती है। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि अगर मान लो जैसे एंटीरियर थोरेसिक नर्व है, इसमें आल्पिन चुभो दें, मतलब किसी तरह से इसको स्टिमुलेट कर दे, तो चाहे कह दो एंटीरियर थोरेसिक नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, चाहे कह दो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर दिया, तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। इसी तरह वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट कर दे तो हार्ट रेट घट जाएगी। या डायरेक्ट फिर ये केमिकल के इंजेक्शन लगा दो तो भी वही असर आएगा। इसलिए हार्मोन वाली हेडिंग हम अलग से नहीं पढ़ाते हैं। इस तरह से हार्ट रेट बढ़ती है और घटती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि मान लो सिंपैथेटिक, जैसे तुमने घोड़ा देखा, उसके 2 लगाम हैं और हम घोड़े को ऐसे दोनों लगाम अगर टाइट किए हैं, घोड़ा सीधे देखेगा। अब इस वाली को टाइट करोगे, घोड़ा इधर घूम जाएगा, इस वाली लगाम को टाइट करो, घोड़ा इधर घूम जाएगा। मतलब इस वाली लगाम को स्टिमुलेट करोगे। लेकिन सोचो घोड़ा सीधा खड़ा है, दोनों लगाम तुम पकड़े हो, और बात यह कि एक लगाम काट दी जाए तो क्या होगा? इधर लगाम काट दोगे तो मजबूरन घोड़ा उधर गर्दन घुमाएगा जो जुड़ी है। 2 क्वेश्चन है। स्टिमुलेट करने पर अलग आंसर होता है कि सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो अलग बात हो, आंसर हो गया। लेकिन अगर कट करने वाली बात हो जाए तो ध्यान रहे, जो लगाम काट दी जाती है, घोड़ा की गर्दन हमेशा दूसरी तरफ भाग जाएगी, जो जुड़ी है उसकी तरफ भाग जाएगी। तो काट दी जाए तो रिजल्ट जो हार्ट रेट है उस पर परिणाम उल्टा हो जाएगा। बात समझते ना? इस तरह से हमने तुम्हें बताई रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है ना? अभी हम पानी पी लें, फिर हम तुम्हें बताते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में।